Hello and welcome to Science Solution. Today we are going to explore Chapter 1 Chemical Reaction and Equation. I'll be your host and I'll be guiding you through this lesson. तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग को आखिर किस बारे में समझना है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में ये चीज़ समझनी है कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी हमारे पास केमिकल इक्वेशन भी होगी। तो उसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को देखना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोटिस किया है कि बाहर अगर आप लोगों ने किसी नेल को, मतलब आयरन के कीले को रखा होगा, कुछ समय के बाद एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में वो आयरन का कीला जो है ना आपका रस्ट हो जाएगा, उसमें एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर उसमें फॉर्म हो जाएगी। ये आप लोगों ने देखा होगा, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये लेयर फॉर्म हुई, इसमें रस्ट हुआ, ये सब चीज़ आप लोगों को पता है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इसमें क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का इक्वेशन क्या होगा? क्या आप लोगों को ये चीज़ें पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो फिर आगे बने रहिए। देखो आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हम लोगों को समझनी है कि क्या होती है, पर इन सब चीज़ों को हम लोग ऐसे ही लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। हम कुछ कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जो आप लोगों की ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते करते हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, और फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन समझने के बाद ये देखेंगे कि उस केमिकल रिएक्शन की हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है, तो फिर हम लोग ये समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन समझने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यही है कि केमिकल इक्वेशन को आप लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बैलेंस करने के बहुत नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए चलिए कुछ कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दी हुई है। तो आप लोगों की पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन वाली। मैग्नीशियम रिबन से हम लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन समझ पाए। तो सबसे पहला स्टेप इसमें बोल रहा है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मतलब हम लोगों को एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है जो कि अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, उसको हम लोगों को रब करना है सैंड पेपर से। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा, ये मैग्नीशियम रिबन है। इसको हम लोग सबसे पहले किसी भी सैंड पेपर से रब करेंगे। रब करेंगे क्यों? क्योंकि हमारी जो इम्प्योरिटी होगी वो रब करने से निकल जाएगी, तो हम लोग को जो रिएक्शन है वो अच्छी तरीके से दिखेगी। सैंड पेपर से रब करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये वाला स्टेप हो गया। इस स्टेप में क्या करना है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। पेयर ऑफ टोंग्स क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टोंग्स। इससे हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। इसको हम लोगों को किसी भी स्पिरिट लैम्प या फिर बर्नर, ये जो है हमारा, आप लोगों को दिख रहा होगा जहां से आग निकल रही है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिट लैम्प, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिट लैम्प या फिर हम लोग इसको बोलते हैं बर्नर, ठीक है। इससे हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन जो है हमारी, उसको बर्न करना है। बर्न करने के बाद जो हमारा ऐश है, ये यहाँ पे देखो, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सारा जो ऐश है उसको हम लोगों को एक वॉश ग्लास में कलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये जो रिबन थी वो ऐश के फॉर्म में कैसे आई, यहाँ पे ये जला कैसे, यहाँ पे इतना क्या हो रहा है, ये सब देखो। इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन में देखो, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जो ये मैग्नीशियम रिबन है, जब हम इसको फायर के कांटेक्ट में लेकर के आए तो ये एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से जली, और क्या हुआ, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब ये हुआ क्या, यहाँ पे क्या रिएक्शन हुई, यहाँ पे ये हुआ कि जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन ये, तो जो आपका मैग्नीशियम है वो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करा। रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाया,
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये जो हमारा पाउडर है वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो हमारी रिबन है वो हमारी है मैग्नीशियम, और यहाँ पे जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो ये जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही एक्टिविटी 2 है आप लोगों की। एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा है, टेक अ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO32। यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये 3 है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO32। इसका हम लोगों को सोल्यूशन लेना है एक अपनी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसमें हम लोगों को पोटेशियम आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है Ki, ये देखो यहाँ पे ये Ki है, इसको हम लोगों को ऐड करना है PbNO32 के सोल्यूशन में। अब इसको ऐड करने से क्या होगा, इसको ऐड करने से ये होगा कि यहाँ पे आप लोग येलो येलो देख रहे हो कुछ कुछ, ये येलो येलो है पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड यूज किया था, और यहाँ पे हम लोगों ने यूज करा था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का हम लोग यहाँ पे यूज करे थे। लेकिन फॉर्मेशन क्या हुआ अपना, फॉर्मेशन में हमारा मिला हमको लेड आयोडाइड हमको मिला, और हम लोगों को क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट मिला, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तभी इन दोनों की जोड़ी जो है टूट गई है और एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। अब यहाँ पे जो येलो पीपीटी है वो क्या है, जो येलो पीपीटी है वो हमारी है लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड है। लेड आयोडाइड का कलर होता है येलो, ठीक है। ये एक पीपीटी की फॉर्म में यहाँ पे बन गई है। तो इसमें हम लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, हम लोग ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ पोटेशियम नाइट्रेट का और लेड आयोडाइड का। वैसे ही अगर हम लोग एक्टिविटी 3 की तरफ जाएं तो 3 में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे लेना है टेक जिंक ग्रैनुअल्स। Zn होता है जिंक, ठीक है, Zn होता है जिंक। टेक जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क, ये है अपनी कॉनिकल फ्लास्क, देख लो, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसमें हम लोगों को ऐड करना है डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट HCl, या फिर H2SO4 भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को ऐड कर ये रहा अपना जिंक ग्रैनुअल्स। यहाँ पे हम लोगों ने H2SO4 ऐड करा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड नहीं करा है। ये रहा अपना ग्लास ट्यूब, ये रहा अपना कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, ये जो ग्लास ट्यूब है ना, इसमें एयर पास ना हो इसलिए हम लोग इसको कॉर्क लगा देते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या हुई इस चीज की, हम लोगों ने ग्रेनुअल्स ले लिए, उसमें हम लोगों ने एसिड ऐड कर दिया, पर इसमें क्या हुआ, इससे हुआ ये कि यहाँ पे H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई। अब H2 गैस कैसे प्रोड्यूस हो गई यहाँ पे, और जिंक जो है यहाँ पे ZnCl का फॉर्मेशन करा। ZnCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ZnCl का फॉर्मेशन तभी होगा जब यहाँ पे हम लोग HCl डालेंगे। लेकिन अगर HCl भी हम डाल देते हैं, HCl डालने के बाद भी यहाँ पे ZnCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वहां से H2 गैस कहाँ से निकल गई, ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ही होता है केमिकल रिएक्शन। इसी को हमको समझना है। अब एक चीज ये देख लो आप लोग कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि जब भी हम लोग किसी भी जिंक ग्रैनुअल्स में कोई सा भी एसिड ऐड करेंगे, या तो HCl ऐड कर लो या फिर H2SO4 ऐड कर लो, ऐड करने से क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हीट जो है वो निकलेगी, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। रिलीज होने के कारण जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर अपने कॉनिकल फ्लास्क का वो इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग अगर अपनी स्कूल में करके देखोगे, अगर आप लोगों के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो आप लोग ये चीज नोटिस करना कि जब ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे तो करने के बाद आप लोग उस फ्लास्क को टच करके देखना, बट बी केयरफुल। टच करके देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फ्लास्क का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो ठंडा था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे था, बट जब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप उसको टच करोगे तो वो वार्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
कंक्लूजन क्या रहा इन सारी एक्टिविटीज को देखने का? कंक्लूजन ये रहा कि आप लोगों ने देखा कि स्टेट में चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टेट। जैसे कि क्या, जब मैग्नीशियम रिबन थी वो सॉलिड फॉर्म में थी, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वो रिबन जो है वो पाउडर फॉर्म में आ गई। चेंज इन कलर, कलर में कैसे चेंज हुआ? हम लोगों ने देखा था यहाँ पे येलो पीपीटी बन रही है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, कहाँ गई, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था येलो पीपीटी बन रही है, तो ये हुआ चेंज इन कलर। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये देख लिए, ये देख लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस किस में देखा था? यहाँ पे देखा था, यहाँ पे H2 गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब बाहर जा रही है, ये देखा। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर भी हम लोगों ने एक्टिविटी 3 में देखा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ये सारे, इन सारी एक्टिविटीज के कंक्लूजन थे। ये सारे कंक्लूजन जो है वो हमें ये बताते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जो है वो ऑकर हो रही है, और केमिकल रिएक्शन ऑकर होने की ये सारे जो हैं सिम्टम्स हैं। मतलब अगर चेंज हो रहा है स्टेट में, या कलर चेंज हो रहा है, या गैस इवॉल्व हो रहा है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इनमें से कुछ भी हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है ऑकर हो रही है। अब केमिकल इक्वेशन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम कैसे पहचान सकते हैं, इन सारी चीजों से पहचान सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ लिखा है, चलो उसको पढ़ते हैं। Chemical reaction can be written in a shorter form. The simplest way to express this is to write in the form of word equation. Equation के फॉर्म में जब हम किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हम ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, फिर वो बर्न होके पाउडर फॉर्म में आ रही है, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको अगर हम शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको वर्ड फॉर्म में विद अ प्लस साइन, विद एन एरो, विद सम रिएक्टेंट्स, यूजिंग सम प्रोडक्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ों से हम लोग इसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तब वो हमारा रिएक्शन जो है वो इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन में क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है ना, LHS होता है, RHS होता है, तो यहाँ पे भी LHS है, RHS है, और इसी वजह से ये क्या हो गया, इक्वेशन बन गई। तो अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। Chemical reaction can be written in a shorter form. The simplest way to express this is to write in the form of word equation. Chemical reaction जो है उसको हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो ये है कि हम चीज़ों को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। कुछ वर्ड लिखिए, बीच में प्लस साइन लगा दें, एरो लगा दें, इन सारी चीज़ों की वजह से हम लोग इसको वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब एक्टिविटी 1 में आप लोगों ने क्या देखा था, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब लेके आते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यही देखा था ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो वो हमारे को फॉर्मेशन में देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा इनिशियल ये था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे हमको क्या पता चलता है कि मैग्नीशियम जो है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। मतलब मान लो आप केक बना रहे हो, केक आपका क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। केक में जो जो आपके इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, आप मैदा यूज करे हो या फिर दूध यूज करे हो, या जो भी चीजें आप लोगों ने यूज किए वो सारे आपके हो गए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो सारी चीजों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहे तो उनको फॉर्म करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए मैग्नीशियम चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम मिल गया हमको, प्लस हमको ऑक्सीजन मिल गया, तो हमारा फॉर्मेशन क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। चलो देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन फॉर्म में उसको लिखा गया है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो इन सब्सटेंस पे रिएक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनको क्या बोला गया, रिएक्टेंट बोला गया है। हेयर इन दिस एक्टिविटी मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। इस एक्टिविटी में
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? रिएक्टेंट्स जब ऐड हो रहे हैं तब वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। Here in this activity magnesium oxide formed is known as product। यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट किनको बोलते हैं, प्रोडक्ट्स किनको बोलते हैं। अब आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप लोग ये चीज भी याद रख सकते हो कि आपके जो भी इक्वेशन के आपकी इक्वेशन जो है, आपकी केमिकल इक्वेशन जो है, आपकी वर्ड इक्वेशन जो है, हमेशा वो वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में एक एरो का साइन रहेगा। ये एरो हमेशा रहेगा। और जब आप लोग ये देखोगे कि आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी होगी रिएक्टेंट, और आपके एरो के राइट साइड में जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी होगी प्रोडक्ट। ठीक है, आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप लोग इसकी डेफिनेशन याद करो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में, 10th के एग्जाम में डेफिनेशन ज्यादा काम आएगी। आप लोग ऐसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखोगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा, सीधी बात। ठीक है, अब ये हम लोग समझ गए कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब ये समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। ये देखो, यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर वाली स्लाइड में देखा था सेम इक्वेशन है। अब इससे देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे गई। A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them। reactant से product की तरफ जाते हुए कैसे पता चलेगा कि कौन reactant है कौन product है? तो हमारे पास क्या होता है, एक arrow sign होती है हमेशा। ही देखो यहाँ पे ये भी है, एरो साइन है। इस एरो साइन से हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमारी जो इक्वेशन है वो प्रोसीड कर रही है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। अब एक रिएक्टेंट तो है नहीं, मैग्नीशियम अपने आप में ही चेंजेस ला के मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं, मैग्नीशियम किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा ना, कोई तो होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? जितने भी हमारे रिएक्टेंट होंगे इस इक्वेशन में, तो दो ही रिएक्टेंट है, बाकी दूसरे भी इक्वेशंस जब हम आगे देखेंगे तो मान लो 3 रिएक्टेंट्स हो गए, 4 हो गए, जितने भी रिएक्टेंट होंगे, जितने भी हमारे पास कंपाउंड होंगे, उन सब के बीच में हम लोग एडिशन का साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, ताकि हमको ये पता चले कि ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड के साथ ऐड हो रहा है, तब जाके हमको ये कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, थर्ड है सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड RHS विथ प्लस साइन बिटवीन देम। अब यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, मान लो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए तो अब कैसे करेंगे? तो तब हम लोग जैसे रिएक्टेंट के साथ करते थे बीच में प्लस साइन लगाते थे, वैसे ही प्रोडक्ट के साथ करेंगे, प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जिस तरफ एरो हेड होगा, एरो हेड क्या होता है, ये होता है जो पॉइंटेड एरिया होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एरो हेड। जिस तरफ एरो हेड हमारा होगा वो हमारा शो करेगा कि रिएक्शन का प्रोसीजर किस तरफ जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ है। अब अगर मान लो, मेरे को एक बात बताओ, ये एरो ऐसे ना होके ऐसे होता है तो आप लोग क्या समझते हैं? ये एरो इस डायरेक्शन ना शो करके ये डायरेक्शन शो करते तो आप लोग ये समझते हैं ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये एरो किस तरफ है, ये एरो है इस तरफ। तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो मिलके फॉर्म कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा जो एरो हेड है वो जिस तरफ पॉइंट करता है, उस पॉइंट करने की चीज से हमको समझ में आता है कि हमारा रिएक्शन किधर प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, केमिकल इक्वेशन तो देख लिए, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या हुआ वहां पे, हम लोगों ने देखा कि केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लेकिन वर्ड इक्वेशन इतनी लंबी लंबी इक्वेशन तो हम लिखेंगे नहीं। वर्ड इक्वेशन को हम लोग और छोटे से फॉर्म में लिखेंगे, मोर शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे, और फिर वो बन जाएगी हमारी प्रॉपर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन को शॉर्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, हम जितने भी वर्ड यूज करें वहां पे ऊपर वाली वर्ड इक्वेशन में, जितने भी वर्ड यूज करें, जैसे कि हम लोगों ने यूज करा मैग्नीशियम, हम लोगों ने यूज करा ऑक्सीजन,
हम लोगों ने यूज करा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इन सब चीज़ों का फॉर्मूला होता है, इन सब चीज़ों के लिए एक नोटेशन होता है कि ऑक्सीजन को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग ऐड करके MgO लिख सकते हैं। ये सारे नोटेशंस होते हैं। इन सारे नोटेशन से हम लोग अपनी जो वर्ड इक्वेशन है उसको और छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं और प्रॉपर केमिकल इक्वेशन उसका बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड्स का यूज करा था, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अगर हम लोग इन वर्ड्स को हटा के इनके फॉर्मूले को यूज करें तो हमारी जो इक्वेशन बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी और ज़्यादा हम लोग इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन ऐड कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल इक्वेशन है, मान लो ये केमिकल इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, तो ये भी किसी केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेशन को बता रही है, ठीक है। नीचे क्या बोल रहा है, रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द प्रीवियस वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। क्या बोल रहा है हम लोगों को, फॉर्मूला रिवाइज करने को बोल रहा है कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, MgO होगा। तो हम लोगों को वर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम की जगह Mg रिप्लेस कर दो, ऑक्सीजन की जगह O2 रिप्लेस कर दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO रिप्लेस कर दो, तो ये हमारी सेम इक्वेशन बन गई विद अ शॉर्टर फॉर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पहले ये देख ले तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना, इस पर टिक कर देते हैं, बड़ा सा केमिकल रिएक्शन हमारी होगी। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसमें भी बहुत बड़ा सा टिक कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमको बैलेंस फॉर्म में दी हुई है कि अनबैलेंस फॉर्म में दी हुई है, ये चीज को देखने के लिए पढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो आर इक्वल टू द राइट हैंड साइड, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया था इधर, फिर से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, if number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow are equal, then the equation is balanced। समझ में आया कुछ भी, नहीं आया ना, देखते हैं। मान लो ये आपकी इक्वेशन, मानना क्या है, ये है आप लोगों की एक इक्वेशन है, ठीक है। क्या है इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। ये हमारा एरो हेड है, हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि प्रोसीड इधर हो रहा है, प्रोसीड इधर हो रहा है, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, ठीक है। और जो ये हमारा राइट हैंड साइड है ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब जो हमारे रिएक्टेंट है उनके बीच में एक प्लस साइन है, जो हमारे प्रोडक्ट है उनके बीच में एक प्लस साइन है। यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है इक्वेशन, इसलिए हमारा एरो हेड जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन ये है कि ये अनबैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन देखने के लिए हम लोगों को क्या बोला है कि हम लोगों को नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट में काउंट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। कार्बन, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 3 कार्बन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन है, ठीक है। क्या राइट हैंड साइड में भी 3 कार्बन है क्या, राइट हैंड साइड में, हाँ देखो ये है सामने, तो ये राइट हैंड साइड में 3 कार्बन है। यहाँ पे 3 सामने लिखा है ना, तो ये 3 जो है वो C से इंटू होगा, तो 3 बार कार्बन है, तो ठीक है राइट हैंड साइड में भी 3 कार्बन है। आप लोगों को ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है। अगर हर एक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम है वही एलिमेंट उतने ही नंबर ऑफ एटम है राइट हैंड साइड में भी, तो भी तब हम इक्वेशन को कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, एक बैलेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारी होगी। हम लोगों ने अभी कार्बन के लिए चेक करा कि कार्बन हमारा राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम है कि नहीं है, ये देखो ये हम लोगों ने चेक करा। वैसे ही हम लोग दूसरे भी एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे और तब हमको पता चलेगा, अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल एटम हुए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तब हमको पता चलेगा कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में है या फिर नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम अनबैलेंस क्या होती है इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ एटम जो है हर एक एलिमेंट की वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं है,
तो फिर हम इक्वेशन को कह सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसका एक अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो दे सकते हैं, कौन सा दे सकते हैं, चलो अभी आप अपन लोगों ने मैग्नीशियम का लिया था। मैग्नीशियम का क्या था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसमें देखो मैग्नीशियम कितना है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है, 1 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे O2 दिया है ना, तो 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, मात्र 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो LHS में और RHS में डिफरेंट है। इस वजह से क्या हुआ, ये हमारी जो इक्वेशन है वो एक अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन कभी बैलेंस फॉर्म में आ नहीं सकती, बिल्कुल आ सकती है। कैसे करना है वो भी हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन हम किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है उसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अगर आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ गया कि बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो, तो आप लोग डरना मत कि स्केलेटल क्या होता है। स्केलेटल होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम ये तो समझ गए कि बैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन किसको बोलते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, कोई भी इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। हमारा तो इससे भी काम चल रहा था ना, कि हमें पता चल रहा था कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हमें ये थोड़ी ना बताना है कि हम लोगों को ऑक्सीजन कितना दे रहा है, हम मैग्नीशियम कितना दे रहा है। हमें बस इतना बताना है कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। फिर नीड क्या है बैलेंसिंग की, चलो देखते हैं। नीड है और बहुत नीड है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमें ये पता रहता है कि मास जो है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम बोले तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो ये लॉ, अब हम लोग ऐसे वो तो नहीं कर सकते कि लॉ बेकार है, हाँ लॉ गलत है, लॉ को तो हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो लॉ को साथ में लेकर के चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा लॉ ये बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ऑकर हो रही है तो उसमें हमारे एलिमेंट्स के जितने भी नंबर ऑफ एटम यूज हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम हमें प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नंबर ऑफ एटम जो है किसी भी एलिमेंट का वो प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में डिफरेंट हो। इसीलिए जो हम लोगों को अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर पाए। इसीलिए क्या है, वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग इसको कर कैसे सकते हैं। बहुत सारी स्टेप्स है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो टू अंडरस्टैंड लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग ऐसे ही पढ़ा दूंगी कि चलो ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो समझ नहीं आएगा। हम लोग लेते हैं इक्वेशन एज अ एग्जांपल। हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, FeH2O जो है हमारा यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट। एक बार देख लेते हैं कौन सा क्या है, ये है रिएक्टेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो अपना हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन है, रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन है, मतलब कि देखो दो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एरो हेड दिखा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ इक्वेशन जा रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा है एग्जाम्पल। अब पूरे स्लाइड्स में हम लोग को यही एग्जाम्पल दिखेगा और इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सारी चीजों को बैलेंस करेंगे, समझेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो सबसे पहले देखो स्टेप वन क्या दिया हुआ है अपन को, To balance a chemical equation, first draw brackets around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. मतलब क्या बोल रहा है, हर एक फॉर्मूला को ब्रैकेट में इंक्लोज कर दो। देखो यहाँ पे Fe है तो Fe में ब्रैकेट लगा दिए, H2O में लगा दिए, Fe3O4 में और H2 में भी लगा दिए। ब्रैकेट से क्या होगा, हम लोग को आसानी होगी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। आगे देखो क्या होता है, ब्रैकेट्स लगा दी, पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया भाई। दूसरे स्टेप में आते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ना, इधर देखो ऊपर,
ये जो अपनी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, उसको अपन को एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, पहला ब्लॉक बना दो एलिमेंट का। ये आप लोगों की एनसीईआरटी का ही ब्लॉक है, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए, आप लोगों की बोर्ड्स की तैयारी होते जा रही है। ये आप लोगों का एलिमेंट है, यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन रिएक्टेंट LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम है इस एलिमेंट के वो दिया हुआ है। नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम है इस एलिमेंट के वो यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब कि आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि F यहाँ लिख लेते हैं Fe प्लस H2O हमारा दे रहा है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसको वो अपन ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि Fe हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, ये रिएक्टेंट साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा Fe कितना, एक ही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा H देखेंगे, H कितना है, H यहाँ पे 2 है, H2 दिया है तो H 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिख दिया। O कितना है, O एक ही है, तो O में 1 लिख दिया। अब राइट साइड में काउंट करेंगे, राइट साइड में Fe के लिए देखेंगे तो Fe कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, H कितना है, H यहाँ पे H2 दिया है तो 2 है, 2 लिख दिए। O कितना है, O यहाँ पे 4 दिया है तो 4 लिख दिए। अब आप लोग ये चीज देखो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन सेम है क्या, मतलब नंबर ऑफ एटम जो है यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के लिए वो सेम है क्या। यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 3 है, सेम नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, चलो ये वाला सेम है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, सेम है, नहीं है। अगर कोई एक भी एलिमेंट के एटम्स, नंबर ऑफ एटम किसी एक भी एलिमेंट के अगर सेम नहीं है तो मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हम लोगों को उसको सेम करना पड़ेगा। अब क्या करें, हमारा स्टेप 2 देख लिया हम लोग, स्टेप 1 देख लिया कि ब्रैकेट में इंक्लोज करना है, स्टेप 2 देख लिया करके नंबर ऑफ एटम हम लोगों को देखनी है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। स्टेप 3 देखते हैं, स्टेप 3 में क्या बोला जा रहा है। स्टेप 3 में बोल रहे हैं सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। Using this criteria, we select Fe3O4. Fe3O4 को क्यों सिलेक्ट करा गया, Fe3O4 को इसलिए सिलेक्ट करा गया क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्ट द एलिमेंट, ये एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे, Fe के 3 प्रेजेंट है यहाँ पे और ऑक्सीजन के 4 प्रेजेंट है, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 एटम्स यहाँ पे इस एलिमेंट पे प्रेजेंट है। किसी और एलिमेंट में 7 से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है क्या एटम, Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये इसी को हम लोग लेंगे, इसी के थ्रू हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी से इनिशिएट करेंगे और इसी के थ्रू हम लोग आगे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी इस कंपाउंड में भी क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है कि Fe ज्यादा है, मतलब आयरन ज्यादा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है। Fe जो है 3 है, ऑक्सीजन जो है 4 है, तो दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम लोग किसको लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। हम लोग ऑक्सीजन से बैलेंसिंग चालू करेंगे और देखते ही देखते हमारी सारी चीजें बैलेंस अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ठीक है, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड और ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑक्सीजन को लेंगे। अब ऑक्सीजन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, सिर्फ 1। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देखें, इनिशियली एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, H2O में है, H2O में 1 ही ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए ना, जो हम लोग रिएक्टेंट में H2O लिखे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन हमको 4 करना है, तो H2O के आगे हम लोग 4 लगा देंगे। ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लो, अगर किसी भी कंपाउंड के आगे हम लोग कोई भी नंबर लिख रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना सबसे मल्टीप्लाई होगा। मतलब अब क्या हो गया, जब हम 4 लगा दिए तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे 2 है, तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम हमारा 8 बन जाएगा। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऑक्सीजन जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब हम लोग यहाँ पे 4 लगा दिए हैं H2O के आगे, तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम हो गया, मतलब दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन हो गए। तो अब देखते क्या करना है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। हाँ,
ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि अगर हम लोगों को किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम लोग किसी भी इक्वेशन के फॉर्मूला को टच नहीं कर सकते, और इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप ये किया था कि हम लोग सारे फॉर्मूला को इंक्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में इंक्लोज करने से हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी है, जो भी करना है हम लोगों को ब्रैकेट के बाहर करना है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को ये मिला, एक ये फायदा हुआ अपने ब्रैकेट लगाने का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अगर हम लोगों को इक्वलाइज करना है तो H2O के आगे 4 लगा देंगे। H2O के आगे 4 लगाने से हम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया भाई। ऑक्सीजन के ऊपर अब अभी हमको ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, iron and hydrogen, that is Fe and H atom, are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atom in the partially balanced equation. अब आप लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस करे होंगे कि सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करने से तो काम नहीं चलेगा, हम लोगों को बाकी के एलिमेंट्स भी बैलेंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा एफ ही जो है और एच जो है वो हमारा थोड़ा पीछे छूट गया है। ठीक है, हमको एफ ई और एच को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन से चालू करते हैं। हाइड्रोजन से अगर हमको चालू करना है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन में इनिशियली मतलब कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स है। रिएक्टेंट साइड में अब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करा था, याद है हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करे थे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो ये 4 से मल्टीप्लाई होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 8 हो गए, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, सिर्फ 2 है। अब H2 को यहाँ पे 2 है, इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बन गया, 8 बन गया, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, H2 के आगे एक 4 लगा देंगे, तो द इक्वेशन वुड बी Fe प्लस 4H2O। H2O है यहाँ पे, H2O के आगे हम लोग 4 लगाए हुए थे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे बिगड़ गया, हाइड्रोजन अब 8 हो गया था, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2 के आगे 4 लगा दिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अपना राइट हैंड साइड में भी 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है, और हाइड्रोजन जो है वो अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 8 है। तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन भाई अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग Fe को छोड़ नहीं सकते, हम लोग को Fe को भी बैलेंस करना पड़ेगा। Fe को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब आखिरी एलिमेंट है तो Fe को लेंगे, सेम प्रोसीजर दोहराएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखेंगे नंबर ऑफ Fe के एटम्स और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्टेंट में कितना है, एक ही है, और प्रोडक्ट में कितना है, Fe3 दिया है, यहाँ पे ये Fe3 दिया है, तो Fe3 कितना है यहाँ पे, मतलब Fe कितना है, 3 है। रिएक्टेंट में भी 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Fe के आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe के आगे अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो Fe भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया था, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है भाई, मुबारक हो सबको। Finally, we count atoms of each element on both sides of the equation. ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइनली आखिरी स्टेप हमारा ये है कि हम लोगों को सारी इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स एटम हैं सबको काउंट करना है, एक बार चेक करना है। चेक नहीं करोगे तो गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, ये हम लोगों ने चेक कर लिया। कहाँ किया, नहीं तो किया, देखो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, Fe है, Fe रिएक्टेंट में कितना है, 3 है, प्रोडक्ट में कितना है, 3 है, Fe3 दिया है तो 3 है। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 8 है, 4 इंटू 2 8 हुआ, तो यहाँ पे भी कितना है, 8 है। ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ पे ना ब्रैकेट था, तो हमको पता चलेगा कि 4 जो है ना, जब यहाँ पे फॉर्मूला के आगे अगर कोई भी हम लोग नंबर लिखते हैं तो वो नंबर जो है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। और अगर हम किसी एलिमेंट के नीचे बाजू में नंबर लिखेंगे, मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये 2 जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी है, मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो वैसे ही यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया था, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, तो हमारी इक्वेशन भाई बैलेंस तो हो गई है, देख लिए हम लोगों ने। देखो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल कैसे, हम लोगों ने
हम लोगों के दिमाग में ऐसा हिट किया कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 लगा देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, लो भैया मैच हो गया। ये दिमाग में अपने हिट करा और हमने ये ट्राई करके देखा, इसलिए ये हमारा है हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या बोल रहा है, ये to make chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula। अब हम लोगों ने क्या सोचा था, हम लोगों ने ये सोचा था ना कि वर्ड इक्वेशन से हम लोग जब फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, हम लोग उसमें और ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन छोटी करने से तो नहीं हुआ, अब हमको इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना होगा। इन्फॉर्मेशन ऐड कैसे कर सकते हैं, हम लोग रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में जो जो हमारे कंपाउंड्स और रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं उन सारे कंपाउंड्स की हम लोग फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं कि वो सॉलिड है, वो गैस है, वो लिक्विड है, वो एक्वस है, वो क्या है, हम ये चार चीज़ों के बारे में हम लोग उसमें लिख सकते हैं। कैसे, अब देखो ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने बैलेंस की थी, ये हमारा है Fe3 है। Fe क्या है, हमारा आयरन है। आयरन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए S। S जो है हमारा क्या डिनोट करता है, S डिनोट करता है सॉलिड फॉर्म। ये हमारा H2 है, H2O। H2 जो है, H2O जो है वो हमारा है गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे जो H2O है वो हमारा गैसियस फॉर्म में, मतलब कि भाप बन के उड़ रहा है। तो ये G जो है वो किसको डिनोट करता है, गैस को डिनोट करता है। L जो है वो हमारा लिक्विड को डिनोट करता है। और AQ मतलब एक्वस, ये AQ जो है वो हमारा एक्वस को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि Fe जो है वो सॉलिड था, H2O जो है गैसियस फॉर्म में है, Fe3O4 जो है सॉलिड फॉर्म में है, H2 जो है वो गैसियस फॉर्म में। इससे हमारे क्या हुआ, जो बैलेंस इक्वेशन है वो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इक्वेशन। हाँ, ये क्या चीज, ये क्या बला आ गई भाई बीच में, ये बताओ। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सारे हम लोगों तो ये चीज तो बता दिए कि उसका क्या नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, क्या इसका स्टेट है, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने समझा दी। लेकिन इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा एरो रहता है ना, जो हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रहता है, मान लो ये हमारा कुछ रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारा कुछ प्रोडक्ट है, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो ये एरो बनता है ना, इस एरो के ऊपर या नीचे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो कितने टेम्परेचर में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, अगर यहाँ पे हम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो वो कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा थम जाइए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में इतना मत सोचिए। कैटलिस्ट वैसे एक कंपाउंड होता है जो कि सिर्फ एक, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको थोड़ा फास्ट कर देता है, जो धीरे धीरे चलती है, हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसको रिएक्शन को थोड़ी फास्ट कर देता है, ये हमारा होता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो हेड के ऊपर लिख देते हैं। मान लो मैं लिखूं यहाँ पे कोई वो ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते, चलो यहाँ पे ले रहे हैं CO ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हम लोग उसको करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। और इन्फॉर्मेटिव बताने के लिए हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि 340 atm प्रेशर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है CH3OH, जो कि है लिक्विड फॉर्म में, ये है गैसियस फॉर्म में और ये भी है गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, हम लोगों को यही सब चीज़ें समझनी थी कि क्या होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत देर भी हो गई है, हम लोग अच्छे से समझ भी लिए हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो बनी है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से लेकिन समझ लिया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, उसको बैलेंस कैसे करा जा सकता है। हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की अपनी बुक खोलिए, एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, केमिकल रिएक्शन से लेके, ये हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, क्या होता है। फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजी फॉर्म में लिखने के लिए उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है।
केमिकल इक्वेशन को हम लोग और शॉर्ट करके लिखे, वर्ड इक्वेशन से हम लोग फॉर्मूला में आए, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखे उसमें, देखें हम लोग की उसको बैलेंस कैसे करते हैं, नीड क्या है बैलेंस करने की। फिर हम लोग क्या देखे, फिर हम लोग ये देखे कि बैलेंस करने के बाद हम इक्वेशन को हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं हम लोग। एरोहेड के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, समझी और पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच सबको, जो सब आखिरी वीडियो के आखिरी तक के बने हुए हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा, अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा। एक बार और अपनी एनसीईआरटी की बुक से गो थ्रू कीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं पूरा एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ा रही हूँ। आप लोगों की बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड।